मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं हूं मधुर आचार्य और आज के इस युवा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम मुखातिब होंगे एक ऐसी युवा शख्सियत से जिसने अपनी मेहनत और लगन के दम पर न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है यंग, एनर्जेटिक और वेरी टैलेंटेड युवा एथलीट और एथलेटिक कोच प्रीतम सिंह राठौड़। प्रीतम जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। डीडी राजस्थान के इस युवा प्रोग्राम में मुझे आमंत्रण देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। प्रीतम जी, मैं पहला सवाल आपसे करूंगा कि आपकी जो जर्नी है, आपका जो खेल जीवन है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, हमें विस्तार से बताइए। स्टार्टिंग सर, अब आपको पता है हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो चूरू डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गांव दूधवा खारा से बिलोंग करते हैं और फादर साहब की जॉब गंगानगर ज़िले में थी, पुलिस में थे वो, तो हमें एजुकेशन के लिए वहाँ पर वो लेके गए, हम शिफ्ट हुए। तो हम जैसे हमारे डीएवी स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ, वहाँ खेलों का काफ़ी अच्छा स्तर है, वहाँ काफ़ी कुछ खेलों की एक्टिविटी की जाती है। तो वहाँ हमारी फुटबॉल टीम बहुत अच्छी है, तो हमने फुटबॉल टीम ज्वाइन की क्योंकि हमारा फुटबॉल का गंगानगर में काफ़ी क्रेज़ था। तो मैंने उसी के ज़रिए फ़ुटबॉल से अपने खेल जीवन की शुरुआत की और मैंने धीरे धीरे हम जिला स्तर पे जीते, फिर राज्य स्तर पे जीते और हम नेशनल स्तर तक मैंने फ़ुटबॉल में प्रतिनिधित्व किया राजस्थान का। और उसके बाद फुटबॉल खेलते खेलते हमारे बड़े भाई साहब हैं शक्ति सिंह राठौड़, जो कि जयपुर में एथलेटिक्स के शॉट पुट थ्रो के इंडिया चैम्पियन हैं। वो काफ़ी समय से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हम कोई शादी के कोई फंक्शन में उनके संपर्क में आए गांव में, मैं उनके साथ ऐसे ही जयपुर आ गया। जयपुर आते आते हम एथलेटिक्स स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में वो ट्रेनिंग करते थे, तो मुझे भी अपने साथ लिया है। तो हमने यहाँ देखा एथलेटिक्स काफ़ी अच्छे लगे इवेंट, कोई जेवलिन फेंक रहे हैं, कोई शॉट पुट फेंक रहे हैं, कोई स्प्रिंटर है, तो काफ़ी मन लगा यहाँ पर। तो उसके बाद मैंने 12th करने के बाद मैं यहीं शिफ्ट हुआ और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसमें मेरा दाखिला हुआ। हमने ट्रायल दी तो हमारा सिलेक्शन हुआ। उसके साथ ही हमारे महावीर कोच साहब और मेरे बड़े भाई शक्ति सिंह राठौड़ के मार्गदर्शन में मैंने एथलेटिक्स ज्वाइन करी और हमने जेवलिन थ्रो में मुझे जेवलिन थ्रो अच्छा लगा कि भाई वो दूर जा रहा है, फेंकता हुआ है, अच्छा लगता है। तो उस समय मैंने उसको एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में मैंने उसमें शुरुआत की। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि आपने जो एथलेटिक्स एक इतना बड़ा जो एक विशाल इसका पार्ट है, उसमें आपने जेवलिन थ्रो को अपना मुख्य खेल चुना। जी सर, जेवलिन थ्रो इसलिए है कि बड़े भाई साहब हैं शक्ति सिंह जी, उन्होंने कहा कि भाई आपकी थोड़ी मसल्स है, बॉडी मस्कुलर बॉडी है, हैवी हो शरीर से, थोड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर है, तो उनको लगा कि ये ताकत के खेलों में कर सकते हैं। क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है, मेरे फादर साहब भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, हमारे बड़े पापा हैं गोविंद सिंह जी, वो भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो हमारा बैकग्राउंड था कि हम ताकत के खेलों में थे, तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई ये ठीक है, अच्छा लगता है, फेंकते हुए अच्छे लग रहे थे, तो एक ना मन को अच्छा लगा। तो उस दिन से फिर जेवलिन की शुरुआत की और उसके साथ खेल को आगे बढ़ाया। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि जेवलिन थ्रो किस तरीके का खेल है, उसमें क्या क्या खूबियां रहती है। जेवलिन थ्रो सर एक स्पीड इवेंट है, एक गति का खेल है। इसके लिए एक शारीरिक दक्षता चाहिए, जो हमें शरीर में फुर्ती चाहिए, जो अपने स्पीड चाहिए, एक फिटनेस होता है एक जेवलिन के लिए, एक हाइट पर्सनैलिटी होती है एक अच्छी, वो चाहिए। हाथ में अच्छा जर्क हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि क्रिकेट का फास्टर बॉलर होता है, तो ये इस तरीके से है कि भाई आपके हाथ में अच्छा गति होनी चाहिए, आपकी बॉडी में अच्छी गति होनी चाहिए, वही आदमी जेवलिन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई जेवलिन कर ले, उसके कुछ मापदंड होते हैं अपने, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं बनाए हुए हैं कि भाई इतनी गति वो चाहिए। तो मेरे को तो मैंने जब ये जेवलिन सुना तो मुझे तो मेरे बड़े भाई शक्ति सिंह जी ने गाइड कर दिया कि हाँ ठीक है, आप ये कर सकते हैं। तो मैंने वहीं से खेलों की शुरुआत करी जेवलिन के अंदर। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हर किसी की ज़िंदगी में एक प्रेरणा स्रोत तो रहता ही है, एक इंस्पायरिंग पर्सन रहता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में वो इंस्पायरिंग पर्सन जिसे आप अपना आइडल मानते हैं, वो कौन था?
जी देखिए, शुरुआती दिनों में तो आइडल तो हम टीवी पे जब हम बचपन में 2000 की बात है, 2002-3 की, जब छोटे थे 10th क्लास में थे, तो हम तो इंस्पायर होते थे। हमने नाम सुने थे, मिल्खा सिंह हैं, बड़े बड़े श्री राम सिंह जी हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो हमारे राजस्थान के खासकर खिलाड़ी हैं। तो हमने देखा कि भाई ये इतने अभावों के अंदर भी मतलब खेलों में हमारे लिए, तिरंगे के लिए लड़ रहे हैं खेलों में, तो उनसे इंस्पायर हुए। और जैसे जैसे मैं जयपुर आया था तो मैं मेरे भाई से ज़्यादा इंस्पायर किसी हो ही नहीं सकता। वो जो इंडिया चैम्पियन है, खुद एक इंडिया चैम्पियन थे, मैंने उनसे सीखा, उन्हीं से इंस्पायर हुआ। उससे बेहतर इंस्पायर तो हमें मिल ही नहीं सकता। और उसी इंस्पिरेशन की वजह से वो वहीं से जो डिसिप्लिन मिला है, और उसी डिसिप्लिन की वजह से आज भी चल रहे हैं। तो इसी तरीके से शुरुआत की हमने। जी, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हार के बाद खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं? तो सर मैंने 14 करीब नेशनल खेले हैं राजस्थान में, तो राजस्थान चैंपियन रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से खेलों में राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं पे 2 बार मेडल प्राप्त किया, एक बार रिले रेस में था, एक बार जेवलिन थ्रो में अंदर मेडल आए थे। लेकिन ज़्यादातर हार ही मिली हमें। बहुत अच्छे बड़े खिलाड़ी बनने के बहुत बड़े ड्रीम थे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। हर आदमी हर मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। तो हार के बाद तो हम यूं ही मोटिवेट करते थे, क्यों हमें पता है कि भाई खेल का कभी अंत नहीं होता। तो एक नई शुरुआत, हम अपनी कमियां ढूंढते थे कि भाई कहाँ कमियां रही है। हमारे कोच साहब थे जो बताते थे कि भाई हम अगर हार गए हैं तो हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम रही थी, कुछ टेक्निकल पॉइंट थे, कुछ टेक्निकल कमियां थी, उन पे काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एथलेटिक्स तो है ही ऐसा, पहले गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, यही दौर, यही सिलसिला चलता रहता है। और एक लंबा जीवन है, पूरा जीवन समर्पण करना पड़ता है इसके लिए। जी, और अब मैं पूछना चाहूँगा कि आपके पूरे करियर की ऐसी यादगार उपलब्धि कौन सी रही जिसे आप याद करना चाहते हैं? जी यादगार तो है, एक बार हम हमारे पूरे जयपुर टीम के साथ, राजस्थान टीम के साथ नेशनल खेलने गए थे। वहाँ हमने रिले में मेडल जीते, हमारी नेशनल टीम, राजस्थान टीम ने रिले में मेडल आए थे, मेरा जेवलिन इवेंट में मेडल आया था। तो वो एक ख़ास मोमेंट है, वो हमारी जो उपलब्धि है वो हमेशा याद रहेगी, एक मेमोरेबल डे है वो, और उसके साथ हम जीतते आ रहे हैं और जो चलते रहे हैं। जी, आपने बहुत सी बातें बताई। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि खिलाड़ियों के जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब वे हार जाते हैं और डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो हार के बाद आप अपने जिनको आप प्रशिक्षण दे रहे हैं या खुद कैसे मोटिवेट होते हैं? देखो सर, मोटिवेट है, असफलता खेल का अंत नहीं है, और हारता खिलाड़ी कभी नहीं हारता। तो हम एथलीट्स के साथ जाते हैं, हम लड़ते हैं वहाँ पर। हमें पता है कि हम आज इस मुकाम पे आए हैं, कल इससे भी आगे बढ़ेंगे। तो हमारे खिलाड़ी राज्य स्तर पे जीतते हैं, फिर हम राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में जाते हैं, वहाँ हम फाइनल तक पहुँचते हैं, फिर हमारे खिलाड़ी हारते हैं। तो मैं तो ये चीज़ें हमेशा हर टूर्नामेंटों में फेस करते हैं। हो सकता है कोई सीनियर खिलाड़ी है वो जीत गया है राष्ट्रीय स्तरीय, लेकिन कोई नया खिलाड़ी है वो वहाँ हार रहा है। तो हम उनको बताते हैं कि हमारा भी सफ़र अभी इतना बड़ा नहीं है कि हम उस उपलब्धि को हासिल करें। एक समय भी है कि एक लंबा समय लगता है खेलों में, पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। और जैसे ही हमारा खिलाड़ी हारता है तो वो ऑब्वियसली एक बार बच्चे के मन में आती है, जूनियर बच्चे होते हैं तो उनके मन में एक बार थोड़ा सा तो लगता ही है, वो हताश होते हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन हम उनको मोटिवेट करते हैं कि भाई हम नेक्स्ट टाइम बेहतर करेंगे। हमारा मेन जो उद्देश्य रहता है कि हम जब यहाँ खेलने आए हैं तो हम पिछले समय से इस टूर्नामेंट में हम बेहतर प्रदर्शन करें। हमारा टारगेट पदक पे न लेके प्रदर्शन पे रहता है। तो हम मोटिवेट करते हैं, वहाँ उनको कमियों को ढूंढते हैं, और फिर हम वापस अपने मैदानों में आके उन कमियों पे काम करके उनको बेहतर बनाते हैं। जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पहले परफॉर्मर थे, यानी पहले एक खिलाड़ी थे, उसके बाद आप कोच बन गए। तो ये परफॉर्मर से कोच बनने का क्या सिलसिला रहा, यहाँ कैसे शिफ्ट हुए? यहाँ यूँ था सर कि जेवलिन थ्रो पूरी दुनिया को पता है एक बहुत स्पीड खेल है, इंजरी का है, काफ़ी इंजरीज भी बहुत रहती हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी ओलंपिक लेवल के हो, चाहे कोई भी राष्ट्रीय स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, ये इंजरी का खेल है। आए ना आए दिन इसमें इतनी ज़रक लगती है पूरी बॉडी के ऊपर, इतना प्रेशर पड़ता है कि कहीं ना कहीं माइनर इंजरी हो जाती है। जब हमारी इतनी बॉडी की पूरी मांसपेशियां काम करती है तो कहीं ना कहीं से वो ब्रेक हो जाती है। तो उस वजह से मेरे 2015 में यहाँ गंगानगर स्टेट खेल रहे थे तो लिगामेंट टूट गए थे अपने लेफ्ट साइड घुटने के।
जब हम जेवलिन में ब्लॉक करते हैं, जेवलिन फेंकते हैं, तो एक लेफ्ट साइड में इतना प्रेशर नहीं ले पाया वो, क्योंकि उसका भी कारण था कि उस समय जैसे आज खेल है, आज स्टेडियम है तो सिंथेटिक ट्रैक है। हमारे समय में मैं जब 2010 में खेल रहे थे तो राजस्थान में उस समय एक स्वाभिमान सिंह स्टेडियम था, उसके अलावा कहीं भी कोई सिंथेटिक ट्रैक नहीं था। गंगानगर में स्टेट मीट हो रही थी, वहीं ये लिगामेंट टियर हुआ। वहाँ से फिर डॉक्टरों से मिले तो उन्होंने कहा अभी सर्जरी है, तो हम ऐसी इतना 1 साल की सर्जरी के बाद वापस कम बैक करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो लगा कि भाई ठीक है, चल रहे हैं, धीरे धीरे स्ट्रगल कर रहे थे। तो फिर हमारे फादर साहब के बीच में 2016 के अंदर कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक फाइनेंशियली बर्डन आ गया कि भाई फैमिली सपोर्ट कर रही थी, बट अब वो फैमिली सपोर्ट नहीं रहा। तो फिर एजुकेशन में मैंने बीपीएड कर रखी है, एमपीएड की है, तो मैं एजुकेशन की ओर बढ़ा। तो घर पे पढ़ाई चल रही थी, तो उसी दौरान कुछ 2 बच्चे आ गए जो जानते हैं कि भाई मैं 10 साल से जेवलिन कर रहा था। उन्होंने कहा सर है ना मुझे जेवलिन करनी है, तो मैं कहा यार मैं तो जा नहीं रहा, अब आप कैसे करें? तो बोले सर हमें तो करनी है। तो मैं चलो साथ चलते हैं फिर। तो हमने जेवलिन की शुरुआत की, 2 बच्चों के साथ काम किया, तो वो जिला स्तर पे जीते, फिर राज्य स्तर पे जीते, वो नेशनल खेल गए। तो जैसे जैसे वो सफ़र चल रहा था 1 साल का, उसी दौर में ये संख्या बढ़ती गई, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 10, 15, आज 50 बच्चे अपने पास ट्रेनिंग कर रहे हैं और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे झुकाव है, वो अपने आप ही फिर ट्रेनिंग में लगा कि यार हो सकता है खेल करियर में हमारा जो भविष्य था वो उज्जवल नहीं है। हर इंसान एक खिलाड़ी नहीं बन सकता, शायद हो सकता है कोचिंग में ही हम भगवान ने हमें दिया हो कि हम किस खिलाड़ियों को तैयार करें। और कुछ हसरतें थी, कुछ सपने थे जो अधूरे रह गए। तो मैंने दिन रात लग के डिसिप्लिन से बहुत कड़ी मेहनत करके बच्चों के साथ काम किया, और बच्चों ने भी बहुत जमकर मेहनत करी। उस वजह से कोचिंग करियर में आज हम सुबह शाम आज भी कंटिन्यू बच्चों के उत्साह को देख के कंटिन्यू लगे हुए हैं। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि परफॉर्मर से ज़्यादा एक गुरु का रोल बहुत अहम होता है, और आपने आज परफॉर्मर से एक गुरु की भूमिका में आ गए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आप खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं तो आपका डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन ये रहता है कि सर देखो, एक तो हमें राजस्थान की जो गर्मी है इससे तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है इस मौसम की वजह से। मौसम एक एनवायरनमेंट, राजस्थान का एनवायरनमेंट है जो खिलाड़ियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहता है। तो इसके लिए हम सुबह हमें जल्दी करनी पड़ती है कि अगर हम लेट हो रहे हैं तो फिर यहाँ मौसम बहुत गर्मी बढ़ जाती है। आपको पता है मई जून के अंदर 50-50 डिग्री टेम्परेचर चले जाते हैं। पॉसिबल नहीं होता कि ग्राउंड पे आप पसीना बहा दो, आपको गर्मी, आपके हौसलों को गर्मी तोड़ ही लेती है कहीं ना कहीं लेके। और क्योंकि ये 12 महीने का काम है तो हम ऐसे तो है नहीं कि भाई एक दिन जोश से काम कर लें, इसमें पूरा जोश भी रखना पड़ता है, होश से भी काम करना पड़ता है। तो हम सुबह की शुरुआत करते हैं। हम सुबह जैसे हमारा टाइम है ग्राउंड का 6 बजे का हम टाइम रखते हैं, तो सभी बच्चे उस टाइम 6 बजे ग्राउंड पहुंच जाते हैं। फिर हमारा वार्म अप का टाइम रहता है करीब 45 मिनट का, 45 मिनट का बच्चे वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के बाद जो हमारे प्रोग्राम डिज़ाइन है, जो साइंटिफिक ट्रेनिंग हम बच्चों को करवाते हैं, जब कभी मान लो स्पीड करवा रहे हैं, कभी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, कभी हम टेक्निक पे काम कर रहे हैं, कभी हम एजिलिटी पे काम कर रहे हैं, कभी हम फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, कभी अलग अलग जो प्रोग्राम है डिज़ाइन करते हैं। वीकली प्रोग्राम को हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारा 6 मंथ का कोई टूर्नामेंट है, हमारे 6 महीने हमारे पास है, तो हम पहले ऑफ सीज़न करते हैं, उसके बाद सीज़न करते हैं, फिर उसके बाद स्पीड वर्क पे आते हैं। उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन रहता है कि भाई ऑफ सीज़न है तो बहुत हैवी वर्क चल रहा है, रेपिटेशन जैसे अपने पास 100, 200, 400 मीटर के खिलाड़ी हैं तो वो रेपिटेशन थोड़े हैवी रहते हैं। जैसे 100 मीटर की कोई 10 लगा रहे हैं, इस तरीके से 200 मीटर के अलग वर्कआउट होते हैं। तो शुरुआत इसी तरीके से होती है कि 6 बजे हम ग्राउंड पे आ रहे हैं, 45 मिनट 1 घंटे का हम वार्म अप करते हैं। फिर 7 से 8 हमारे को जो ट्रैक का सेशन होता है, हमारा ट्रैक पे जो वर्कआउट होता है उस ट्रैक को वर्कआउट को फॉलो करते हैं। उसके बाद हमारा कूल डाउन होता है। इस तरीके से हमारा वर्कआउट करीब 6 बजे से लेके 8:30 9 बज जाते हैं हमें कूल डाउन स्ट्रेचिंग करके। 3 आवर्स की हमारी मॉर्निंग जो ट्रेनिंग रहती है। इसी के साथ फिर वो खिलाड़ी एक घर जाता है, अपनी डाइट है, अपना रेस्ट है, रिकवरी करता है। फिर शाम को हम फिर ग्राउंड पे आते हैं, तो वही हमारे ग्राउंड पे आके वार्म अप करना। किसी दिन अगर स्ट्रेंथ है तो जिम में जाके स्ट्रेंथ करते हैं, और कभी टेक्निक पे काम करते हैं, तो अपनी एनालिसिस करते हैं चीज़ों को भी, कहाँ सुबह हमने जो अभ्यास किया है उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो उन पे काम करते हैं। इसी तरीके से 3 घंटे की ट्रेनिंग सुबह रहती है। तो शाम को जैसे 4 बजे से लेके 7 बजे तक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सब बच्चे का, तो ये रूटीन है, 365 दिन कंटिन्यू इसी के साथ चलते हैं हम। जी,
देखिए, खेल है तो सफलताएं और असफलताएं लगी रहती है। हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज जब बच्चे सफल होते हैं जब तो बहुत खुश होते हैं जी। लेकिन जब वो असफल होते हैं तो उस चीज़ों को जो निराशा में वो चले जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो बच्चों को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं कि वो वापस मोटिवेट हो और खेल के प्रति फिर से उसी भावना से लगते हैं? हाँ सर, ये है कि ये बहुत खामियां देखने को मिलती हैं थोड़ा कि मोटिवेशन की बात करें तो बच्चों को तो अंडरस्टैंड है कि पता है कि भाई मैंने बच्चों को एक्चुअली क्या है, खुद पता रहता है कि भाई हमने इस लेवल की मेहनत करी है, इस बार हम राज्य स्तर तक आए हैं, तो उनको खुद सेल्फ भी कहीं ना कहीं पता है कि वो परिवार के साथ रह रहे हैं तो उनका डिसिप्लिन क्या है। तो वो हम जो हमारे साथ 365 दिन है फुल डिसिप्लिन में है, फुल फैमिली सपोर्ट है, वो भी अगर हम फिर भी अगर हार रहे हैं तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि बेटा असफलता, हार और जीत तो खिलाड़ी का एक जीवन का हिस्सा है। और जब हम राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं पे भाग लेते हैं तो हमें पता है कि इस लेवल पे जो भी बच्चे आए हैं उन्होंने सभी ने कड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं और हम उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं जो हमारी तरह ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वहाँ अब हमारी मेहनत, हमारा एक टाइम, एक लक, किस्मत का बहुत मतलब संगम होता है कि सब चीज़ें मिले तभी हमें कामयाबी मिलती है। हम उसको पुश करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा उसका हौसला बढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं, फिर उसको मैदान में फिर खड़ा करते हैं। तो एक बार हताशा होती तो है, वो तो स्वाभाविक है, एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है, लेकिन हम वापस शुरुआत करते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं बच्चों को, ऐसा दिक्कत नहीं है। जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप खुद एक छोटे शहर चूरू डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जो छोटे शहरों से जो युवा आते हैं हमारे बड़े शहरों में, उनको किस तरीके की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्या एडवांस ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे कि वो इंटरनेशनल लेवल तक जाएं तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो और सुधार ज़्यादा हो? देखो सर, ये तो काफ़ी अच्छा सवाल था, ये काफ़ी डीप सवाल है, क्योंकि ग्रास रूट पे खिलाड़ी जो निकलेंगे वही देश का नाम रोशन करेंगे। और ग्रास रूट पे हमारे पास अच्छी स्ट्रेंथ है, हमारे पास बहुत एक युवा जनरेशन हमारे साथ है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमारे पास हाइट पर्सनैलिटी के राजस्थान में काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं उन छोटे बच्चों को तो यही कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं भी आज भी गाँव जाता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी मैदानों की कमी है। जैसे हमारे गांव में भी उस लेवल का वो मैदान नहीं है जहाँ से हम 2 इंटरनेशनल एथलीट हैं, मैं नेशनल तक पहुँचा हूँ, हमारे बच्चे हैं, हमें भी आज तक वो हम हमारे गांव में भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं, प्रयास रहता है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि हमारे गाँव के हाल हैं तो ऐसे लाखों गाँव है राजस्थान में, सभी का ये हाल है। तो मेरा तो मन है कि सरकार को संदेश जाए कि मैदानों को ज़्यादा से ज़्यादा मैदान डेवलप करे, जैसे स्वाभिमान सिंह स्टेडियम है, ऐसे हर ज़िले में तो बनाने ही हैं और तहसील लेवल पे भी ऐसे ग्राउंड मैदान तैयार करें। बच्चों की बात है तो बच्चे अब जैसा है ग्राउंड उसको वैसे ही ट्रेन करें, वो अपने ग्राउंड मैदानों में जाएं, अपनी ट्रेनिंग करें, अपने कोई सीनियर है कहीं कोई अप्रोच करके अच्छे खिलाड़ियों के संपर्क में आके अपना वर्कआउट डिज़ाइन करें, प्लान करें, अच्छी डाइट लें, अच्छा डिसिप्लिन करें। और जो उनके लिए एक बेहतर अवसर मिलता है, जो स्कूल टूर्नामेंट होते हैं हमारे, जैसे जिला स्तर के जो गवर्नमेंट स्कूल करवाती हैं टूर्नामेंट है, तो वहाँ से उनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि भाई वो जिला स्तर पे अपनी पहचान बनाएं, वहाँ से फिर राज्य स्तर पर पहचान बनाएं, उसके बाद उस बच्चे को फिर गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाता है, वो खुद पहचान बना लेता है। तो वो खुद पहले अपना मन लगाए इन खेलों में, जिसके अंदर लगता है कि रुचि है खेलों में, वो मैदानों में आए, मेहनत करे, धीरे धीरे अभ्यास स्टार्ट करें और उसी चीज़ को बढ़ाते बढ़ाते अपने अच्छे लेवल पे लेके आएँ। जी, देखिए हम राजस्थान से हैं और अक्सर राजस्थान में ऐसी कहावतें सुनने को मिल ही जाती है जब कोई आगे बढ़ता है, जब कोई अपनी शुरुआती सफ़र में होता है कि थार से कौन हो सके तू रहबा दे। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ सर, ये तो आज भी प्रॉब्लम है, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है कि हमारा राजस्थान में क्या ना कल्चर है कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ऐसी कहावतें हैं, और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओ खराब। बट आज वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब राजस्थान सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो पॉलिसी है खेलों को लेके वो इतनी शानदार बनाई हुई है कि अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर कोई मेडल जीतता है तो उसको आउट ऑफ टर्न में खेल नियुक्ति मिल रही है। तो हम जब खेल कर रहे थे, जब भी घर वाले कहते थे तू तो क्या खेल कर रहा है, तेरा क्या होगा, और क्योंकि जानते नहीं इतना, फैमिली वगैरह है, लेडीज़ मम्मी वगैरह हैं, बहनें हैं, उनको नहीं पता इतना,
ठीक है, वो अपना एक लेवल है, वो नहीं जानते, जो जानता भी नहीं वो कह भी सकता है सर, क्योंकि जो अंदर कर रहा है उसको पता है। आज भी हम बच्चे को, अभी मेरे खुद के एकेडमी के अंदर भी ये घटनाएं घटती हैं कि मैंने एक बच्चे को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया और मुझे उम्मीद थी कि वो 1 साल और मेहनत कर लेता तो अच्छा मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाता और उसकी नौकरी भी वो सेफ होती। लेकिन उससे पहले उसके फादर हैं, उन्होंने उसको निकाल के बोला आप तो जॉब की तैयारी कर लो। अब वो जॉब की तैयारी कर रहा है, बताओ। 3 साल हमने ट्रेनिंग करी, राजस्थान चैंपियन बने और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में गए पार्टिसिपेट किया। पहली साल तो देखो सर मेडल आ भी जाए नहीं भी आए, तो लगातार लगे रहना पड़ता है इसके साथ। लेकिन अपना जो मेन प्रॉब्लम है कि हमारी जो बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है हमारे राजस्थान में इतना, तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वीक है, उसकी वजह से हमें ताने सुनने को मिल जाते हैं जी। तो वो स्वाभाविक है। और मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारी भारत सरकार है खेलो इंडिया जैसे बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, इससे खेलों को क्या मोटिवेशन मिल रहा है या खेलों के प्रति कैसी रुचि जाग रही है या खेलों के विकास के लिए क्या योगदान दे रहे हैं खेलो इंडिया जैसे बड़े इवेंट? हाँ सर, ये अच्छी प्रोग्राम है गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार जो खेल मंत्रालय है उसके द्वारा एक नई मुहिम चलाई गई कि भाई हम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तो जो होती आई है वो चल ही रही हैं, उसके अलावा क्या करें कि खिलाड़ियों को डायरेक्ट सपोर्ट किया जाए। तो खेलो इंडिया में जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जो मेडल लाते हैं खेलो इंडिया में, उन्हें गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप दे रही है जो पूरी साल कंटिन्यू रहती है। जब परफॉर्मेंस जो भी टॉप एथलीट हैं उनके लिए टॉप स्कीम लगाई जा रही हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जा रहा है, क्यों कहीं ना कहीं सबको पता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक एथलीट को। तो इस वजह से अब जो खेलो इंडिया का प्रोग्राम है वो जूनियर बच्चों को के लिए बनाया गया है, सीनियर भी है। जूनियर बच्चों को इससे एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, एक नए प्लेटफॉर्म मिलते हैं, नए उनको अनुभव होता है और खेलों में उनकी क्षमताएं और निखरती हैं। धन्यवाद प्रीतम जी। प्रीतम जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। इससे न केवल हमें बल्कि लाखों दर्शकों और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि किस तरीके से अगर हमारे इरादे फौलादी हो तो हमें बाधाएं कुछ भी नहीं कर सकती। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसी शख्सियत से, तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। मैं हूं मधुर आचार्य और आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।